गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास नाइन्थ क्लास का अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। अध्याय नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपने। सॉरी, एक मिनट लिख दे रहा हूँ। अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है आपके परमाणु एवं अणु। तो अपन डिस्कस कर रहे थे परमाणु के बारे में, है ना। अध्याय नंबर 3 के अंदर अपन परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास तक परमाणु के संबंध में बात की कि तत्वों के प्रतीकों के बारे में। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ लिया था कि परमाणु होता क्या है, इसके बारे में अलग अलग दार्शनिकों के। फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि 3 दार्शनिक थे। एक तो आपके महर्षि कणाद, फिर उसके बाद में अपन ने बात की थे आपके पकुता कात्यायाम, और तीसरा था आपके डेमोक्रिटस लियूसिपस। ये 3 आपके वैज्ञानिक हुए थे, इनके बारे में अपन ने बात की थी, ठीक है, महर्षि कणाद के बाद में। तो अब इसके बारे में आगे अपन बात करते हैं। इनके बारे में बात कर ली, फिर परमाणु के बारे में बात की, जॉन डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा। फिर इसके बाद में अपन ने रसायन संयोजन के 2 नियम पढ़े। एक तो आपके था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा अपन ने पढ़ा था इसके बारे में था आपके स्थिर अनुपात का नियम। ये 2 नियम पढ़े। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या फिर जॉन डाल्टन की जीवनी पढ़ी और जॉन डाल्टन ने क्या योगदान दिया परमाणु के बारे में। प्रयोगात्मक रूप से बताया कि परमाणु इस प्रकार का होता है, अविभाज्य कण है, जिसके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात की। ये हो गया था। फिर जॉन डाल्टन ने क्या किया था, तत्वों के प्रतीकों के बारे में भी बताया था। वैज्ञानिक हुए थे जॉन डाल्टन, उन्होंने प्रतीकों के बारे में बताया, जो उन तत्वों को क्या अलग अलग आकृतियों के बारे में समझा, आकृतियाँ बनाकर उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बताया है, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक हुए थे कौन से, बर्जीलियस। इन्होंने बताया तत्वों के प्रतीकों के बारे में, जो अपन ने पूरे नियम पढ़ लिए कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसके अलावा आपने बर्जीलियस ने बताया कि कुछ तत्वों के लैटिन भाषा में भी नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा IUPAC ने स्वीकृति दी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम, IUPAC ने स्वीकृति दी कि तत्वों को अपन, जैसे कुछ तत्वों के क्या है लैटिन भाषा में नाम है, कुछ तत्वों के प्रतीक इस प्रकार से लिखते हैं कि पहला अक्षर तो बड़ा और दूसरा अक्षर कोई भी बाद के अक्षर में से एक लिख सकते हैं, जैसे जिंक के बारे में अपन ने बात की। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। और मैंने कल की क्लास में मैंने आपको कहाँ तक तत्व लिखवाए थे, आपके 1 से लेकर 30 तत्वों के क्या क्या लिखवाए। पहले तो उनका परमाणु क्रमांक लिखवाया, फिर उसके बाद में अपन ने बात की परमाणु क्रमांक के अलावा उसका तत्व का नाम, इसके अलावा अपन ने प्रतीक चिन्ह, इन तीनों के बारे 3 तत्व 1 से लेकर 30 तक मैंने बता दिए आपको, प्रतीक चिन्ह लिख के बता दिए। मैंने कहा आप याद कर लें, आपके लिए फ़ायदे की बातें हैं। फिर अब अपन बात करते हैं परमाणु की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब एक नया शब्द आता है परमाणु के अंदर, जो है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक हो गया। अब अगला है आपके परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो अपनी अगली हेडिंग है परमाणु एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। क्या इंग्लिश में कहें तो इसको परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान के अंदर को समझने के लिए जो क्या परमाणु द्रव्यमान, पहले तो परमाणु के बारे में पढ़ा अपन ने, तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के बारे में सभी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तो परमाणु के द्रव्यमान की संकल्पना को ये दिमाग में कैसा है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। कौन था? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार अपन बात करें तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशिष्ट संकल्पना से परमाणु के द्रव्यमान के बारे में ज्ञात हुआ अपन को। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में प्रत्येक तत्व का क्या होता है, जैसे प्रत्येक तत्व है तो उसका क्या होता है, प्रत्येक तत्व का अलग अलग क्या होता है,
अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होता है, अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे तत्व है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, ऑक्सीजन है उसका 16 है। अभी मैं पूरे लिखवाऊंगा आपको परमाणु द्रव्यमान ये किस प्रकार से अपन पढ़ते हैं, पूरी डिटेल से बात करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे। प्रत्येक तत्व का क्या होता है, अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होता है, ये अपन को पता है। सभी का अलग अलग अभिलाक्षणिक गुण है और अभिलाक्षणिक अलग अलग परमाणु द्रव्यमान है। तो इस डाल्टन के सिद्धांत से, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से अपन ने नियम पढ़ा था, कौन सा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से एक नियम की व्याख्या होती है, जो था अपन ने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम, इसके बारे में अपन ने बात की थी। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि स्थिर अनुपात के नियम को किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि प्रत्येक तत्व का अनुपात क्या यह होता है, स्थिर होता है। जैसे जल है, जल H2O, इसका अनुपात क्या होता है आपके 1:8, ये इसका अनुपात फिक्स है 1:8। जैसे अपन ने बात की अमोनिया, अमोनिया का सूत्र हो गया आपके NH3 है, तो NH3 इसका भी आपके क्या है, फिक्स अनुपात है। जैसे कितना था आपके 14:3, है ना। तो ये क्या स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम को समझने में सबसे ज़्यादा मदद मिली आपके जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा। कौन सा परमाणु सिद्धांत, किसका, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से स्थिर अनुपात के नियम को समझने में काफ़ी आपके मदद मिली। तो और इसी नियम के आधार पर अब वैज्ञानिकों ने भली भांति समझने में प्रेरित हुए और इसी के आधार पर उन्होंने, वैज्ञानिकों ने प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए दिमाग लगाया, परमाणु द्रव्यमान के लिए मापने के लिए प्रेरित हुए। वो वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझने के लिए प्रेरित, मापने को अग्रसर हुए। परमाणु द्रव्यमान, ये सोच तो लिया कि परमाणु द्रव्यमान होता है, लेकिन ये क्या कार्य क्या था, बहुत इसको मापना बहुत कठिन कार्य था। परमाणु द्रव्यमान को मापना क्या था, बहुत ही कठिन कार्य था। और इस कार्य के लिए उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियमों को पढ़ा, जो आपके स्थिर अनुपात का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इनके द्वारा उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको समझने की कोशिश की। अपन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके IUPAC पद्धति थी, तो IUPAC पद्धति के अंदर तो क्या था, अपन ने पढ़ा, IUPAC ने स्वीकृत किया था कि तत्वों का परमाणु क्रमांक तो बता दिया, प्रतीक चिन्ह भी लिख लिया, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के बारे में अपन बात करना चाहें तो एक एग्जाम्पल, जैसे एक यौगिक है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूत्र क्या है, एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो क्या होती है दम गोटू गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है इसका सूत्र, है ना, ध्यान रखें। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके CO2, है ना। तो अपन यहाँ पे बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए बताया मैंने। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं CO, है ना, C बड़ा है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड ये किससे निर्माण हुआ है उसका, दो तत्वों से, एक तो आपके कार्बन से और दूसरा है आपके ऑक्सीजन से। कार्बन और ऑक्सीजन से, दो तत्वों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। अब इसको अगर प्रायोगिक तौर पर समझा जाए तो कार्बन की, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की मात्रा तो होती है आपके 3 ग्राम, कितनी, 3 ग्राम। प्रायोगिक तौर पर इसको पूरा डिटेल से बताया, निरीक्षित करने के बाद में पता चला है कि कार्बन की मात्रा होती है 3 ग्राम और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 4 ग्राम इसके अंदर, और ये दोनों, इन 3 ग्राम और 4 ग्राम के संयोजन से ही कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण। दूसरे शब्दों में कहें तो इसको अगर अपन ऐसे समझें कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है। क्या होता है, कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। मतलब इस कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं के साथ जुड़ता है ना,
किसकी बात कर रहे हैं अपन? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होती है? कार्बन की मात्रा आपके 3 ग्राम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 4 ग्राम। तो इससे क्या मतलब अपन एक शब्द में कहें तो कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाली ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है? जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये बात है। आगे बात समझ। तो मान लीजिए कि अब इसके अपन मानते हैं कि कार्बन का द्रव्यमान अगर अपन माने परमाणु द्रव्यमान को इकाई में लिखें तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? जैसे A बराबर 1 ग्राम मान लें इसको, 1 U। अभी ये U क्यों आता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा आपके, परमाणु द्रव्यमान बता रहा हूँ मैं, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं अपन, परमाणु का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं अपन। तो परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके? ये है आपके 1 Q और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है आपके 1.33 U। U का मतलब होता है, पहले तो क्या होता था इसको परमाणु द्रव्यमान को लिखने के लिए क्या अलग अलग प्रकार से लिख सकते थे। फिर IUPAC ने, किसने? IUPAC संस्था ने क्या किया आपके इनको समझाने के लिए, इसको U का मतलब होता है आपके यूनिफाइड। U का मतलब हो गया यूनिफाइड, ध्यान रखें। U का मतलब यूनिफाइड ये होता है। और आजकल तो परमाणु द्रव्यमान को अपन किससे लिखते हैं? AMU से लिखते हैं। AMU का पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इसका होता है आपके एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई। हिंदी में कहें तो इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मास आजकल तो अपन AMU में लिखते हैं, पहले U का मतलब होता है आपके यूनिफाइड, इसके अंदर लिखते थे। आगे बात समझ में। तो अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो उस कितने दो तत्वों से, कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन 3 ग्राम, ऑक्सीजन 4 ग्राम। और इसका अगर ये इस प्रकार से 4/3 गुणा वाले अधिक बार वाले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है कार्बन, तो क्या होता है? कार्बन परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 1.33 ग्राम है। अब ये तो क्या है? कार्बन द्रव्यमान को अगर अपन लिखने की इकाई के रूप में लिखते हैं तो वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या ये दशमलव में है, तो पूर्णांक संख्या होने के लिए उससे क्या होता है? आपके आसानी रहती है हर चीज़ पढ़ने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने समझने के लिए क्या किया है, इन तत्वों को पूर्णांक में, मतलब ये जैसे 1.33 है, यहाँ पे 1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या दशमलव में है, तो इसको सुविधाजनक और करने के लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, और शोध किए इसके ऊपर कि मतलब ये इस प्रकार से तो दशमलव में आ रहा है, अगर पूर्णांक में नहीं आता तो जैसे आपके गणनाएं हैं उनके अंदर समस्या आती है, याद रहने में समस्या आती है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने और शोध करना शुरू किया। तो और शोध करते करते उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में समझा है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ ऑक्सीजन के बारे में। तो परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए फिर 1961 के अंदर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया अपन ने, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, प्रायोगिक रूप से पता चला है। तो ये परमाणु द्रव्यमान इतना होता है इसका। तो कार्बन अपने से 3/4 गुना अधिक वाले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है। परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम और इसका 1.3, तो ये दशमलव में आ रहा है। तो दशमलव में आने के लिए इसी समस्या का निवारण करने के लिए वैज्ञानिकों ने और शोध किए। तो 1961 में एक और शोध हुआ, उसके बारे में बता रहा हूँ। अपन परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1961 में एक शोध हुआ था आपके, जो परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने में काफ़ी स्वीकार्य रहा और सार्वभौमिक रूप से सत्य भी रहा। तो 1961 में क्या हुआ था? 1961 में एक शोध हुआ जिसमें अंदर क्या ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक। समस्थानिक तो आप जानते हो, समस्थानिक इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोटोप। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक है ना, जिसके अंदर तो क्या होता है परमाणु क्रमांक तो समान रहते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। वो क्या कहलाते हैं आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा तो पता है ना समस्थानिक, यहाँ 8th क्लास में पढ़ी हुई है। परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको अपन क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं।
जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम, है ना। तो समस्थानिक के एक परमाणु, समस्थानिक के एक परमाणु क्या किया इन्होंने, परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन समस्थानिक को मानक संदर्भ में मानकर इन्होंने समझाने का प्रयास किया, समस्थानिक के रूप में समझाने का। कार्बन समस्थानिक से मानक, इसको क्या किया, 12 को मानक मान लिया कि इसी के आधार पर अपन बाकी सभी को, इसको तो क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, मानक संदर्भ मानकर इसको फिक्स कर लिया और इसी के साथ में समझाने का प्रयास किया। जैसे अगर अपन और बात करें कार्बन 12 की, इसको इकाई के रूप में लेते हैं अपन, क्या करते हैं, कार्बन के द्रव्यमान के रूप में 1/12, 12वें भाग के रूप में इसको मानक रूप में मान लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की बात बताता हूँ, जैसे अपन कोई फल लेते हैं, जैसे आपने कोई तरबूज लिया है या फिर कोई आपने सेब ली है ना, एप्पल लिया है, कुछ भी ले लिया, एक फल ले लिया अपन ने, और उस फल को क्या करते हैं, उस फल के अपन ने कर दिए कितने टुकड़े, एक फल लिया, जैसे तरबूज की बात करें, फल लिया तरबूज, जैसे आप फल विक्रेता गाँवों में देखते हैं अपन, जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं या फिर आपके दूसरे कोई भी फल बेचने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे एक तरबूज है, इसके इसने क्या कर दिए, 12 हिस्से कर दिए, 12 हिस्से कर दिए, मतलब ये तरबूज है, इसको काट कर उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रकार से 12 हिस्सा कर दिए। ये 12 हो गए, 12 हिस्से कर दिए, और ये 12वां भाग है, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, जैसे ये तरबूज है, इस तरबूज के इन्होंने 12 हिस्सा करके इस तरबूज 12वें हिस्से का, 12वें हिस्से से क्या किया इन्होंने, बाकी जब भी जो भी सब्जियां हैं बेचनी है उसको, वो इस हिस्से के आधार पर उसको बेचने लग गया। तो अपन यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को समझने के लिए क्या हुआ कि जैसे तरबूज का 12वां हिस्सा अपन ने काम में लिया है, जैसे अपन देखते हैं सब्जी बेचने वाले क्या करते हैं, जैसे आप घरों में किसान वर्ग से हैं, सभी अपन गाँव के लोग हैं, तो आपको पता ही होगा कि जैसे अपन गाँव में कुछ बेचते हैं, जैसे अपन गेहूँ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक बार वो जैसे अपने पास में क्या है, 1 किलो का ही मापने का वजन का पदार्थ है, तो अपन क्या, उसको अपन को बहुत ज़्यादा संख्या में बेचनी है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे 5 किलो करना है, तो पहले क्या करेंगे, 1 किलो लेके 1 किलो इस तरफ रखेंगे, है ना। जैसे ये आपके पास में है, इसके अंदर अपन ने 1 किलो रखा, इसके अंदर भी 1 किलो, दोनों बराबर हो गए, इसको उठाकर इसमें रख दिया, तो अब अपन इसमें तोलेंगे, वो 2 किलो हो जाएगा। तो अपन इस प्रकार से 12 हिस्से करके फिर एक हिस्से से 12वें हिस्से से क्या करेंगे, दूसरे पदार्थों को तोलना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो कार्बन 12 को समझताने को क्या कर दिया, एक मानक रूप मान लिया, और उसी के अकॉर्डिंग उसी को तो क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, और बाकी सभी तत्वों को उसके अकॉर्डिंग समझने लग गए। आई बात समझ में, उसके अकॉर्डिंग सारे तत्वों को समझाने लग गए। तो कुछ तत्वों के, जैसे मैं आपको परमाणु द्रव्यमान बताऊंगा अभी, कि जो आपको याद करने हैं वो परमाणु द्रव्यमान जो ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो कार्बन 12 के समस्थानिक को मानक संदर्भ मानकर इसी के आधार पर समझना शुरू किया। तो आगे बात करते हैं, किसी तत्व के सापेक्षिक, मतलब इस 12वें भाग को सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान मानकर क्या कर लिया, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान मानकर द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। आई बात समझ में, कुछ क्या कर दिया अपन ने, जैसे कार्बन 12 का समस्थानिक लिया, कार्बन 12 समस्थानिक की परिभाषा समझ में है ना आपको।
परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, समझता नहीं, नया शब्द आया हुआ था। अब क्या किया, कार्बन 12 के कार्बन के 12वें भाग का, या फिर जैसे मैंने बताया तरबूज के 12 हिस्से कर लिए, 12वें हिस्से से तोलकर उसको मानक मान लिया और उसी के आधार पर सारे जो परमाणु के सारे तत्व हैं उनको उनके द्रव्यमान उसी के अकॉर्डिंग मापना शुरू कर लिया। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान से 1/12वें भाग के अनुपात में परिभाषित करना शुरू कर लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने समझाना शुरू कर दिया, कार्बन 12 के अकॉर्डिंग समझना शुरू कर लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि कार्बन 12 के तत्व को मानक पदार्थ मानकर, मतलब उसको फिक्स मानकर उसके आगे आपको बताना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लें और इम्पोर्टेंट है वो याद कर लें, वो आपके लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं। परमाणु द्रव्यमान परिभाषाएं बहुत कम आती है, सीधा यही पूछते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या हो जाएंगे, एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ एक सारणी बनाकर तत्व, और दूसरी तरफ लिख देता हूँ आपके परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान यू में, है ना। अब देखो, जैसे सबसे पहले अपन हाइड्रोजन लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं उन्हीं के लिखवा रहा हूँ जो आपको याद रह जाएंगे, जो ही आपके ज़्यादातर काम में आने वाले हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है आपके 1, परमाणु क्रमांक 1 ही है और द्रव्यमान भी 1 ही होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान होता है आपके 12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आपके 14। जैसे अब परमाणु क्रमांक भी लिख देता हूँ मैं आपके साथ में, एक बार याद रह जाए आपको। तो एक तरफ है आपके परमाणु क्रमांक, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। हाइड्रोजन का 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका डबल सीधा परमाणु भार या द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है, तो इसका परमाणु भार ही कितना है 14, सीधा डबल, है ना, ये ध्यान रखें आप। इसके आगे अपन नाइट्रोजन के बाद में बात करते हैं ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है आपके 8 और परमाणु भार इसका जस्ट डबल होता है, कितना 16। ये ध्यान रख लेना, ज़्यादातर तत्वों के क्या है डबल होते हैं, कुछ एक अपवाद हैं जो मैं आपको भी बता दूंगा कौन कौन से जो आपके काम में आने वाले हैं, उनके वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उनके क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं डबल से, तो वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे ये आपके अगला है सोडियम, नंबर 11 पे होता है परमाणु क्रमांक। प्रतीक चिन्ह क्या होता है सोडियम का, कल बताया था। प्रतीक चिन्ह होगा आपके सोडियम का Na, क्यों, नेट्रियम इसका लैटिन भाषा में। अब इसका परमाणु क्रमांक 11 का कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, लेकिन इसका होता है कितना है 23 होता है। ये ध्यान रखें आप इसका, एक सोडियम का इंपॉर्टेंट है आपके 23 होता है। इसके अलावा एक और मैं बता रहा हूँ आपके, जैसे 12 नंबर पे क्या आपके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है आपके 12 है, तो इसका सीधा आपके 24, ध्यान रखें इस प्रकार से, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, यहाँ तक तो हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक ही है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भी एक ही। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, इसका जस्ट डबल परमाणु भार 12। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका जस्ट डबल परमाणु भार 14। 8 है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक और जिसका जस्ट डबल 16 परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का एक याद रखना आपको, सोडियम का 11 होता है, 22 होना चाहिए, लेकिन इसका है कितना 23 और मैग्नीशियम का 12 है, सीधा क्या है 24। आगे बात समझो। अब इसके आगे बात करते हैं मैग्नीशियम के अलावा और कुछ एक तत्वों के लिखता हूँ मैं आपके सामने। मैग्नीशियम के बाद में बात करें अपन तो सल्फर की है। इसके अलावा आपके सल्फर का लिखता हूँ मैं, परमाणु क्रमांक होता है आपके 16, है ना। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16, कल लिखवा दिया था ना 1 से लेकर 30 तक। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और इसका परमाणु भार सीधा इसका डबल 32। अगला है आपके नंबर 17 पे है क्लोरीन। क्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17 और इसका हो जाएगा आपके, इसका एक तो सोडियम का आपके बाद में लिख दूंगा मैं आपके, एक तो सोडियम का और एक इसका 35.5 होता है क्लोरीन का, ध्यान रखना सोडियम और क्लोरीन का। और लास्ट एक और लिखवा देता हूँ आपका नंबर 20 पे आपके कैल्शियम। कैल्शियम का आपके परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका परमाणु भार होता है 40।
तो अभी तक जो मैंने बताए हैं तत्व आपको कितने, लगभग आपको बता दिए मैंने 9 तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखवाए हैं। 9 तत्वों में क्या है, बाकी लगभग सभी तत्वों के क्या हैं, डबल है। जैसे परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है, परमाणु भार 14। ज़्यादातर क्या है 5-7 जो अपवाद हैं उनके आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी परमाणु क्रमांक का सीधा डबल कर लो, वो उसका परमाणु भार होगा। बेसिक चीज़ याद रखना, कार्बन 12 ये तो आपको परिभाषित करने के लिए खुद बताया जाता है, लेकिन सीधा परमाणु क्रमांक याद रखने का तरीका है कि परमाणु क्रमांक का डबल। 2-3 अपवाद हैं, जैसे एक तो था आपके अभी सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक तो 11 है लेकिन परमाणु भार कितना था 23, और एक ये आपके क्लोरीन, परमाणु क्रमांक तो 17 है लेकिन होना कितना चाहिए इसका 34, लेकिन होता कितना है 35.5। ये ध्यान रखें, ये 2 चीज़ें आप याद रख लो, बाकी सभी के क्या है सीधा परमाणु क्रमांक का डबल करते ही उसका परमाणु भार आ जाता है, परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रह जाएगी तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में यहाँ तक कि परमाणु क्रमांक इसका जस्ट डबल होता है, यहाँ तक ध्यान रखें आप। अब इसके बाद में अपन अगली क्लास में क्या करेंगे, अब परमाणु के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली, परमाणु क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इसके आगे किसके संदर्भ में, बात करेंगे अपन अब अणु के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है आपके परमाणु एवं अणु। तो परमाणु के बारे में तो अपन ने बात कर ली, एटम के बारे में तो पूरी बातें कर ली। अब अपन बात किसके अंदर करेंगे, आपके अणु के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, जो अपन अगली क्लास से करेंगे अणु के बारे में। तो परमाणुओं से जुड़कर ही अणु बनता है, वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, और आगे की क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे परमाणु भार के बारे में, मतलब अणु के बारे में। परमाणु भार पढ़ लिया, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है, लेकिन सोडियम का और आप क्लोरीन का याद रख लें, सोडियम का 23 होता है, होना चाहिए आपके 22 होना चाहिए लेकिन 23 होता है, और क्लोरीन का 34 होना चाहिए जहाँ पर 35.5 होता है। ये आपके ध्यान रखें। ओके, गुड लक, धन्यवाद।